चलें जी, काफी सारे हमारे पास मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, हम बाकियों को भी ज्वाइन करवाते रहेंगे, तो हम इससे आगे चलते हैं कंट्रोल हियरार्की से आगे। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कंट्रोल हियरार्की, बेसिकली उसकी डिटेल थोड़ी सी आपके पास आ रही है, ठीक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में क्या होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में क्या होता है, ठीक है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो एक नजर देख लें जरा। सेफ्टी साइंस की अगर अब हम बात करेंगे जी, सेफ्टी साइंस बेसिकली 4 तरह के साइंस होते हैं। अब यूजुअली एक अपडेशन आ गई है कि फायर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो 5 तरह के सेफ्टी साइंस आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी सेफ्टी साइन जो है वो रेड सर्कल में हो और विद डायगोनल बार, ठीक है, जिस तरीके से आपको पहला साइन नजर आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो है आपका प्रोहिबिशन का साइन, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब है कि ये चीज अलाउ नहीं है ऑन साइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई चीज येलो ट्रायंगल के अंदर होती है, ब्लैक बॉर्डर होगा उसका, ठीक है, तो इसका मतलब है वार्निंग साइन है, कॉशन साइन के अंदर आता है ये। अगर कोई चीज ब्लू में बनी हुई है, लाइक ब्लू बैकग्राउंड और व्हाइट से उसका डिस्प्ले आ रहा है, लाइक शूज आ रहे हैं, हेलमेट आ रहे हैं, गॉगल्स आ रहे हैं, ठीक है, एयर मफ्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मैंडेटरी है कि इसके बगैर साइड पे आपको जाना अलाउ नहीं है। और ग्रीन बैकग्राउंड और ऊपर व्हाइट से अगर कोई डिस्प्ले बना हुआ है तो उसे सेफ कंडीशन का साइन कहा जाता है। नॉर्मली आपके पास जो सेफ एग्जिट्स होते हैं आपके, ठीक है, ये रूट्स जो होते हैं आपके टुवर्ड असेंबली पॉइंट्स, उनके ऊपर ये साइन लगाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका रेड बैकग्राउंड और उसके ऊपर जो सिंबल्स बनी हुई होती हैं रिगार्डिंग फायर, ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह से फ्लेम्स निकल रहे होते हैं, तो ये आपके पास जो साइन है ये फायर इक्विपमेंट के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इन साइंस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। एज पर स्टैंडर्ड जो है ये सिर्फ पिक्चर बना देना जरूरी नहीं है, उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखना जरूरी है। लाइक अगर आपने शूज बना दिए हैं, ठीक है, अगर आप देखें मैंडेटरी साइंस के अंदर सेफ्टी शूज आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके नीचे सेफ्टी शूज लिखना भी जरूरी है कि ये मैंडेटरी हैं, ठीक है, ये वेयर सेफ्टी शूज। बिकॉज 2 तरह की चीजें हैं इसमें, कुछ स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आप पिक्चर बना दें, बट वाइडली एक्सेप्टेड गुड टेक्निक जो है, जो बेसिकली आईएसओ का स्टैंडर्ड है एक इस पे, वो भी ये मेंशन करता है, ठीक है, कि आप टेक्स्ट भी ऐड करें ताकि हर बंदे को जो पिक्चर को समझ नहीं पा रहा, वो पढ़ा लिखा है तो वो पढ़ के समझ ले कि ये है क्या। अच्छा जी, पीपीज जो है वो कैसी होनी चाहिए? पीपीज की एक रेगुलेशन भी है यूके लॉ के अंदर। वो कह रही है पीपीज ऐसी हों कि जो रिस्क को कम करें। पीपीज इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं, आप थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है बेसिकली ये वो तमाम चीजें हैं जो वेयर की जाती हैं, जो वर्कर पहनता है ताकि वो हैजर्ड या रिस्क से बच सके। यूजुअली इनको वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कोई और कंट्रोल हमारे पास इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, या इसके अलावा एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप इसके यूज करवाएंगे इन इन कंडीशंस में, तो आप वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। बट तमाम चीजों के अंदर आपने फोकस हमेशा ये करना है कि राइट पीपी दें बंदे को, बिकॉज हेजेडियस इवेंट जो हमने डिस्कस किया था वो हमें बताएगा कि पीपीज रिक्वायर्ड कौन सी है, ठीक है, और पीपीज का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो ये जो रेगुलेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर बताया गया है कि पीपीज कैसी होनी चाहिए जी, ऐसी हो कि वो रिस्क को कम करें, बढ़ाएं ना। इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली है क्या, ये इसमें हम स्टडी करते हैं एम्प्लॉय आपके वर्कर का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, कि जो चीजें उसे दी गई हैं वो उसके लिए सही है या नहीं, वो उसको फिट आ रही है नहीं आ रही, उनको पहनने के बाद वो कंफर्टेबल फील कर रहा है नहीं कर रहा, क्या उनको पहनने के बाद ओवरऑल जो रिस्क है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ये तमाम कंडीशन जो है जो जिसमें हम स्टडी करते हैं कि आपका वर्कर जो है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है वर्किंग इक्विपमेंट का या गैजेट्स का जो उसे दिए गए हैं, ये एर्गोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। फिट आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए पीपीज का, ये ना हो कि आपने लूज साइज की दे दी, ठीक है, तो उससे उनका इंटेंडेड पर्पस वो हो जाएगा। फिर ओवरऑल रिस्क को इंक्रीज ना करें, बिकॉज अगर आपने पीपीज की क्वालिटी सही नहीं है या पीपीज जो है इनकी सिलेक्शन पुअर कर दी है, एक जगह पे आपको एंटी स्लिप शूज चाहिए थे, आपने वहां पे सिंपली स्टील टो शूज दे दिए, ठीक है। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग जो है इससे आपका बंदा जो है वो उसके रिस्क को वो कल कम नहीं करेगी बीपीज, जबकि वो पहनने के बाद भी वो सेफ नहीं होगा। तो ये वाली चीज आपने नहीं करनी। और फिर इनकी इंस्पेक्शन भी है, इनकी स्टोरेज भी है, इनको पहनने का तरीका है, उसकी ट्रेनिंग भी देनी है आपने बंदों को। और अगर ये रिपेयर या डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, अगर आपने रिपेयर की है तो तब भी ओईएम की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अप्रूव्ड कॉम्पिटेंट बंदा ही इनको इंस्पेक्ट भी करेगा, स्टोर भी करेगा और रिपेयर भी करेगा। और आपने इनको अकाउंटेंट भी करना है, क्योंकि इस पे
कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करती हैं, इसको खर्चा होता है। जी प्रकाश कह रहे हैं इकोनॉमिक्स को रिपीट कर दें, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी होती है आपके वर्किंग इन्वायरमेंट, इक्विपमेंट और वर्कर के रिलेशनशिप की। ये जो इक्विपमेंट आपने वर्कर को दिया है, जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं आप उसको वर्कर को, क्या वो मौजूद भी है या नहीं। प्रकाश क्लियर हो गया बेटा? चलें जी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि पीपीएस के फायदे और नुकसान, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जनाब। फायदे इसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कि जिस बंदे ने पहन ली है उसको बचा लेगा, ठीक है। इसका और फायदा ये कि सस्ती होती हैं, ठीक है, इजी टू वेयर होती हैं, ठीक है, और आपको दूर से नजर भी आती हैं तो आपकी कंप्लाइंस भी इंश्योर हो जाती है, ठीक है, कोई इतना खास इसमें वो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बट इसकी लिमिटेशन भी बहुत सारी हैं। लिमिटेशन के अंदर क्या है, ये पहनने वाले को बचाती हैं, ये हैजर्ड या रिस्क पे कोई काम नहीं करती, वो वैसे का वैसा मौजूद होता है। तो जो पहन लेगा बच जाएगा, जो नहीं पहनेगा वो नहीं बचेगा, ठीक है। अगर इसको सही तरीके से इसका साइज नहीं लिया गया या अप्रोप्रिएट नहीं दी गई, ठीक है, या वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दी गई, ठीक है, या आपने पीपीस दी है बट वो कंपेटेबल नहीं है, ठीक है, तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो पहनने के बाद इसके नुकसान को बढ़ा देते हैं। इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सवाल आपके पास आ रहे हैं मेरिट्स के या लिमिटेशंस के, आपको ये हमेशा याद रखना है कि सिनेरियो बेस्ड पेपर के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं आपको सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी एडवाइजर बना के, ठीक है। तो आपने हमेशा जो चूज करना होगा, जो हमने पहले भी बात की, पीपीस कैसी होनी चाहिए, आपने फोकस करना है उस पर, ठीक है। ये देखिए आपके पास आ रहा है कि पीपीस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखें यही स्लाइड वहां पे फायदे और नुकसान के अंदर गई है, तो अगर पीपीस का मैार ये होना चाहिए, इस मैार पे होंगे तो सारे फायदे हैं। फिट अच्छी होगी तो क्या होगा, प्रोटेक्शन अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स को अगर आप कंसीडर कर रहे होंगे तो क्या होगा, प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिस्क जो है वो अगर कैलकुलेट किया होगा कि उसके लिए मौजूद है, उसकी रेंज ये है, तो वहां पे प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि बेसिकली इसका मकसद क्या था, ठीक है, और फिर उसके कॉमन पिटफॉल्स को अपने एड्रेस करना होगा। अच्छा जी, अब ये रिस्क असेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कि वो कैसी होनी चाहिए, रिस्क कम भी हो या ज्यादा हो तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास ये तमाम गाइडलाइन आ रही है रिस्क मैट्रिक्स की, ठीक है, और ये लीगल स्टैंडर्ड्स भी कुछ हैं जो आपसे कहते हैं कि आप असेसमेंट करेंगे, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट जो है उसके लिए कुछ कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन जो है, ईयू के अंडर रहने वाले कंट्रीज, और ब्रिटिश जो लॉ है वहां पे आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करेंगे। और इसके अलावा वाइडली एक्सेप्टेड गुड टेक्निक है कि आप असेसमेंट्स करेंगे, क्योंकि असेसमेंट से बेसिकली आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच इंश्योर होती है और आप हैजर्ड्स और रिस्क को वेल टाइम बिफोर फाइंड आउट कर लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कुछ डेफिनेशन आपके पास आ रही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की थी, कि रेजिडुअल रिस्क, रिस्क का वो लेवल जो कंट्रोल्स लगाने के बाद भी बच जाता है, रेजिडुअल रिस्क कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूं, अगर फर्ज करें आपने कहीं पे किसी चीज के हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन की और फिर वहां पे अपने कंट्रोल सजेस्ट किए। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास हैजर्ड होगा तो रिस्क होगा, और रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा। तो रिस्क के लिए आपने कंट्रोल सजेस्ट कर दिए, ठीक है। अब वो कंट्रोल जितने भी सजेस्ट करते जाए तो रिस्क का कुछ ना कुछ लेवल बचेगा, ठीक है। तो वो रिस्क का लेवल जो कंट्रोल्स देने के बाद भी बचता है, जो हम और कम नहीं कर सकते ड्यू टू एनी लिमिटेशन, चाहे वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की हो, चाहे इंटेंडेड पर्पस खराब हो जाएगा हमारा, चाहे फाइनेंशियल रीजंस हो, ठीक है। तो वो कम से कम लेवल रिस्क का जो हम खत्म नहीं कर सकते, वी हैव टू लिव विद दैट, वो कहलाता है रेजिडुअल रिस्क, ठीक है। ये आगे एग्जांपल्स भी आ जाएंगी आप एक जब हम एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर शायद यहाँ पे इसमें भी मेंशन किया हो। जी, इसी ग्राफ को देख लें, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास लाइक्लीहुड जो है वो 1 है और सिवियरिटी जो है वो 5 है, तो 1 into 5 करूंगा तो मेरे पास जो रिस्क का लेवल आ गया वो 5 आ गया, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास कोई भी एक्टिविटी थी, लाइक जमीन पे पानी पड़ा हुआ था, ठीक है, और वो पानी जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट के ऊपर था, तो मेरा लाइक्लीहुड 1 था। अब वहां से स्लिप होकर बंदा गिरेगा तो उसे चोट लग जाएगी, तो मेरा फर्ज करें सिवियरिटी 3 थी या 5 थी, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब मैंने उस बंदे को वहां पे एक तो बैरिकेशन कर दी एरिया की, एंटी स्लिप शूज दे दिए हैं, लाइटिंग कंडीशन इंप्रूव कर दी है, तो अब भी अगेन
कुछ ना कुछ हो सकता है, बट इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा एक बंदा है, चाहे वो कंडीशन जेनिटोल वर्कर हो सकता है मेरा, ठीक है, तो मैं इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा उस पर। तो मेरा रिस्क का जो लेवल होगा, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा, बट वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो रिडक्शन इन रिस्क जो हो जाएगी एक खास लेवल तक, उससे ज्यादा पॉसिबल कई दफा नहीं होती। कई दफा आप कंप्लीटली भी आप कर सकते हैं, बट अगेन वो जीरो नहीं होगी। तो जो रिमेनिंग रिस्क बच जाएगा वो आपका रेजिडुअल रिस्क कहलाएगा। ये IG2 के अंदर बेसिकली हम इसको कंडक्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है, और आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेजिडुअल रिस्क होता क्या है। अच्छा जी, एक्सेप्टेबल रिस्क, ठीक है। एक्सेप्टेबल रिस्क जो है एज लो एज रिजनेबली प्रैक्टिसेबल जो है, ठीक है, या आपके पास रिस्क का वो लेवल जो रिड्यूस होने के बाद एक लेवल तक आता है और आप कहते हैं हाँ जी ये ठीक है, सही है, कि इतना रिस्क जो है ये चलेगा, इसका कोई मसला नहीं है। लाइक हमने बात की थी कलर कोडिंग की, ठीक है, यहाँ पे देखें अगर आप पिक्चर के अंदर, तो ये जो ग्रीन जोन है आपका, ये एक्सेप्टेबल रिस्क है, ठीक है। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं सेफली, ठीक है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, क्लियर। तो वो जोन जहां पे आप काम कर सकते हैं, या रिस्क का वो लेवल जो बेयरेबल हो, जिसमें आपका काम मुतासिर नहीं होगा, ठीक है, वो आपका एक्सेप्टेबल रिस्क कहलाता है। टॉलरेबल रिस्क के अंदर क्या होता है कि आपका वो रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इस कंडीशन के अंदर, चाहे वो कोई रिक्वायरमेंट्स हैं ऑपरेशंस की, चाहे कोई आपके पास कोई ऐसा टारगेट है जो आपने मीट करना है, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको लेते हुए आप कंट्रोल्स लगाते हैं टेम्परेरी और अपना काम कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट करें शटडाउन चल रहा है प्लांट का, ठीक है, अब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं रिस्क के लेवल को, और टेम्परेरी फिक्स करके चीजों को, ठीक है, अपना काम कर लेते हैं ताकि प्लांट चल पड़े, ठीक है। तो टॉलरेबल रिस्क वो रिस्क होता है जो टेम्परेरी फिक्स किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आप अपना काम पूरा कर लेते हैं। जब वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से गोल अचीव हो जाता है, फिर आप इसको कंप्लीटली मिटिगेट करते हैं, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल रिस्क, लाइक ग्राफ के अंदर जाते हैं तो ये रेड जोन है हमारा, ये अनएक्सेप्टेबल रिस्क है ये वाला, ठीक है, 20 से 25, बिकॉज इसके अंदर आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। जब तक इसको हम येलो या ग्रीन जोन में नहीं लेके जाएंगे या रिस्क को रिड्यूस नहीं करेंगे इतना जितना हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो सेफ हो हमारे लिए, तब तक हम काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अब ये तमाम एक्टिविटी करने के बाद ये भी असेसमेंट चल रही है। जो हमने पहला स्टेप पढ़ा था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स, जिसमें हमने पीपल, इन्वायरमेंट, मटेरियल और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया था। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप था, इसमें एस्टिमेशन की थी लोगों की कि किसको नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है। थर्ड पे हमने एवेल्यूएशन की, एवेल्यूएशन के बाद हमने कंट्रोल लगा दिए, ठीक है। तो अब हमारा चौथा स्टेज आ गया है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है तमाम फाइंडिंग्स, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होगा, इसमें हैजर्ड्स क्या थे, रिस्क क्या थे, ठीक है, और साइट के ऊपर ऑलरेडी कौन कौन से लोग मुतासिर होंगे इससे, ऑडियंस हमने बता दी, रिस्क का लेवल क्या है। फिर उस लेवल को देखते हुए हमने कंट्रोल साइट पे जो मौजूद थे वो लिख दिए, फिर उसका लेवल क्या, फिर उसके बाद एडिशनल कंट्रोल्स क्या चाहिए हमें उसके लिए वो लिखे, ठीक है। कंट्रोल जो पहले मौजूद थे उसके साथ उसका लेवल लिखा, ठीक है। फिर अगेन जो एक्स्ट्रा कंट्रोल हमने लगाए, एडिशनल कंट्रोल, वो लिखे, फिर उसको एवेलुएट किया कि अब वो किस लेवल पे है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो फिर आगे हमने उसकी रिव्यू डेट लिख दी, ठीक है। ये उसकी नॉर्मली जो हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये आता है। अब वो रिव्यू क्या क्या चीजें होंगी, कब कब ये असेसमेंट रिव्यू होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली किन फैक्टर्स को लेकर असेसमेंट की गई है, लाइक पीपल, इन्वायरमेंट, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो अगर उनमें से कोई चेंज होता है, ठीक है, या प्रोसेस चेंज होता है, ठीक है, या आपके पास कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, या लॉ चेंज हो जाता है, या कोई स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर कुछ भी चेंज नहीं होता तो फिर साल में एटलीस्ट एक दफा आपकी असेसमेंट रिव्यू होगी, ठीक है। रिव्यू के लिए आपके पास जिन फैक्टर्स को लेके असेसमेंट की गई है वो चेंज हो जाए, या कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट, या फिर आपके पास कोई लॉ चेंज हो गया है, या फिर आपके पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ बट एक साल गुजर चुका है, तो हर साल आप उसे रिव्यू करेंगे पीरियडिकली, ठीक है, ताकि कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सके उसे। क्लियर है सबको यहां तक? मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों ने अगर कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले। जी कोई सवाल है यहां तक? चलें जी, सलमान दौरानी कह रहे हैं क्लियर है जी, बाकी तमाम लोगों को भी क्लियर है जी? जी क्लियर है जी।
अच्छा जी, क्लियर है सर। हसन पहुंच गए आप? सर ये रिव्यू वाला पार्ट दोबारा समझा दो। अच्छा जी बेटा, रिव्यू का मतलब ये होता है कि असेसमेंट कब कब जो है वो वैलिड नहीं रहेगी, आपको दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, कब कब इंप्रूवमेंट की जरूरत है असेसमेंट के अंदर, तो बेटा जब भी उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो चेंज हो जाए, प्रोसेस चेंज हो जाए, इक्विपमेंट चेंज हो जाए, इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, या कोई कानून चेंज हो जाए, या कोई स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, ठीक है, और इसके अलावा कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाए, तब अगर कुछ नहीं होता तो फिर साल में एटलीस्ट एक दफा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है हाँ सर। सर, अब ये नियर मिस है। अगर एक बंदे की इंडिविजुअल जो अनसेफ एक्ट की वजह से कोई नियर मिस होता है तो जी उसके जी बाद भी हमारे वो रिस्क असेसमेंट रिव्यू होगी। बेटा देखो, कंडीशन जैसे देखी मिसाल जाएगी के तौर नॉर्मली। पर जे- जैसे मिसाल के तौर पर लिफ्टिंग हो रही है, एक बंदा जो है उधर से गुजर रहा है और उसके नीचे से गुजर गया, ठीक है वर्क करता लोड के नीचे से गुजर गया जी तो जी नियर मिस हो गया। फिर रिव्यू क्या ऑलरेडी उधर मेंशन है रिस्क असेसमेंट में क्या लोड के नीचे सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं आना, लेकिन वो लोग नीचे गए तो फिर वो रिव्यू में क्या करेंगे? हाँ बेटा देखो, वो इस तरह रिव्यू नहीं होगी। उसमें अगर आपकी असेसमेंट के अंदर जो है, मैंने आपको बताया था कि हर तमाम लोगों को आपने कंसीडर करना है, जो पीपल नियर बाई हैं, विजिटर्स हैं सारे। तो अगर तो आपने असेसमेंट में उनको कंसीडर किया था, ठीक है, तो आपने वेरिफिकेशन की होगी, सही है। अगर आपने ठीक, कंसीडर नहीं किया तो तभी वो बंदा गुजरा है ना। नहीं बैरिकेड है सब कुछ है लेकिन वो इंटेंशनली वो नीचे गया है। देखिए, अगर बैरिकेड है, सब कुछ है, तो असेसमेंट करने का आपका जो मकसद है, आपने तो कंट्रोल तो करना है नहीं करना। असेसमेंट रिव्यू करने से क्या होगा? इससे ये तो आपका सुपरविजन का फॉल्ट है बेटा। हाँ यही है ना, सुपरविजन का फॉल्ट है, तो उसमें असेसमेंट रिव्यू का क्या होगा इसमें? बेटा ये नियर मिस नहीं है। नहीं, वो लोड सस्पेंडेड लोड के नीचे आ गया, सस्पेंडेड बेटा लोड ये नियर मिस नहीं है, सुने मेरी बात। सस्पेंडेड लोड के वो नीचे आया है तो, बट जो बंदा सुपरवाइजर है वहां पे जो कंट्रोल कर रहा है उस एरिया को, ये उसका फॉल्ट है बेटा। ये नियर मिस थोड़ी है। ये नियर मिस बेटा तब बनेगा, देखो असेसमेंट रिव्यू करने के लिए नियर मिस तब होगा जब आपने असेसमेंट में वो मसला आइडेंटिफाई नहीं किया हैजर्ड्स में। ठीक है, यही मैं कहता हूँ, अगर अगर मैंने रिस्क असेसमेंट में ऑलरेडी मेंशन है क्या इक्विपमेंट के साथ आपको फ्लैगमैन देना है जी और जी सुपरवाइजर ने फ्लैगमैन नहीं दिया और वो जो है वो वर्कर्स के पास से आके गुजर गया, वर्कर्स को जो है मिस किया, ठीक है, नियर मिस हो गया, तो उसका जो है वो फिर रिव्यू में क्या होगा? बेटा फिर रिव्यू कैसे होगी, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि देखो असेसमेंट जो है ना, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड के अंदर अगर आपने फ्लैगमैन का कोई जिक्र नहीं किया, आपने एरिया बैरिकेशन की बात नहीं की, ठीक है, और फिर वो बंदा गुजरा, तो रिव्यू में आप वहां पे मेंशन करेंगे कि भाई ये ऑडियंस को भी बचाना है, ठीक है, तो फिर आप रिव्यू कर लेंगे। अगर आपने वो कर लिया था, ठीक है, आप जो ऑन साइट सुपरवाइजर है ये उसका फॉल्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर आप सुपरविजन इंश्योर कर सकते हैं। इससे असेसमेंट के अंदर रिव्यू में कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने वो चीज आइडेंटिफाई की हुई थी। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा सुपरविजन का फॉल्ट हो गया ना उस बंदे का, आपकी तो असेसमेंट ठीक है ना। यही है, हाँ ये होते हैं तो फिर कहते हैं रिव्यू करो, तो रिव्यू में हम क्या नहीं करें? ठीक है, देखो ऑलरेडी उनसे सब बहस कुछ की जरूरत डाला नहीं हुआ है, है। उनसे बहस की जरूरत नहीं। उन्होंने बोले बिल्कुल ठीक है लाएं, उसमें दो तीन लाइनें जो है ना वो घुमा फिरा के एक और ऐड कर दो फिर उनके लिए। यही क्लाइंट की तरफ से होता है ना, क्लाइंट को क्या करना? हाँ बेटा देना पड़ता है उसमें, मुझे मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, हाँ ऐसा सही, होता है और उसकी बात बिल्कुल टाल भी नहीं सकते आप। सही है जी, बिल्कुल। मेरा अच्छा ख्याल बेटा, है मोहम्मद उसमें बिलावल जो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दें नियर मिस। ठीक है, नियर मिस बेसिकली क्या होता है? एक अनप्लैन्ड अनडिजायर्ड इवेंट होता है, इंसिडेंट की एक टाइप है जिसमें हैजर्डियस इवेंट तो होता है बट कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, वो इंसिडेंट जिसमें कोई डैमेज ना हो, कोई प्रॉपर्टी का या किसी इंसान को कोई चोट ना लगे बट लग सकती थी, उसे नियर मिस कहते हैं बेटा। यार काइंडली आपस में बात ना करें। बिलावल आपको समझ आ गई बेटा? चलें जी ठीक है। ये प्रकाश क्या कह रहे हैं? फ्रंट पेज न्यू कर दें? नहीं बेटा, हमारा सेशन खत्म हो गया, अभी रिव्यू से आगे हम बेटा नहीं पढ़ रहे अभी। ठीक है,
ये एक्टिविटी बेटा हम बाद में करेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी क्लियर है जी। क्लियर है सर। क्लियर है जी? सर क्लियर है। अच्छा जी, चलें, अभी आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है इसको काइंडली बुक से आप रिवाइज किया करेंगे, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, ठीक है? तो फिर हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे और फिर दोबारा हम नए कंटेंट्स के साथ दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे और इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।